बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे भूख के बारे में। भूख लगने का एहसास अल्लाह की बहुत प्यारी नेमत है। जब ये लगता है, जब ये एहसास होता है और हम हेल्दी होते हैं तो शायद हम इसको समझ नहीं पाते। लेकिन जब कभी हम किसी ऐसे मसले से दो चार होते हैं जिसमें हमें भूख लगने का जो एहसास है या तो ये ख़त्म हो जाता है या ये बढ़ जाता है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितनी बड़ी ब्लेसिंग से अब दूर हो गए हैं। मैं अपने एक पेशेंट के साथ एक टेबल टॉक कर रही थी उसकी केस टॉकिंग के दौरान। वो एक डिप्रेशन या एंग्जाइटी का मरीज़ है और उसके भूख को लेके हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। तो उसने मुझे बताया कि जब से वो इस कंडीशन में है तब से आहिस्ता आहिस्ता उसकी भूख कम हो गई है। चलिए, भूख तो कम हो गई है, लेकिन उसने एक स्पेसिफिक पैटर्न भी दिया मुझे। वो पैटर्न ये था कि भूख तो मुझे टाइम पे लगती है, लेकिन जब मैं खाने के सामने बैठता हूँ तो मैं खाने की क्वांटिटी और खाने का जो पैटर्न है उसको चेंज कर रहा हूँ। अब वो चेंज ये था कि खाने की क्वांटिटी तो कम उसने कर दी, एज वेल एज उसने खाने की जो उसका एक बाइट टेकने वाला होता है उसको भी उसने कई बाइट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब कि अब वो खा रहा है तो स्लो खा रहा है, और स्लो खा रहा है तो जाहिर है उसके प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अगर वो स्लो खाएगा और कम खाएगा तो बॉडी जो है वो अपने सारे काम प्रॉपरली अंजाम नहीं दे पाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताती हूँ कि जब कोई इंसान मरीज आपके पास आके खाना बंद करने का कह दे और कहे कि वो खा नहीं रहा, तो आपको उसकी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी के सिस्टम्स में बाज़ दफ़ा बाज़ बॉडीज़ के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक लॉन्ग टर्म की जो एपेटाइट है, उसका जो लैक है वो बर्दाश्त कर सकें। और जब हम खाना बंद कर रहे होते हैं या बंद कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। किसी भी हाल में, किसी भी तरह उस एक जिस्म को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अब जब मैंने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके पैटर्न को रिसर्च करने की कोशिश की कि हमारी रूब्रिक लैंग्वेज में या हमारे रिपर्टरीज इसके बारे में क्या कहती हैं, तो वहाँ मुझे एक वर्ड मिला, दिस इज़ द निबलिंग। निबलिंग का मतलब ही ये होता है कि खाने की मील क्वांटिटी भी कम कर दी गई है और खाने के जो एक निवाला या एक बाइट है उसे भी कई बाइट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाहिर है मैंने रिपर्टरीज को सर्च किया। अब रिपर्टरीज में बहुत सारी रिपर्टरीज थी जिन्होंने मुझे ये रूब्रिक दिया। फाटक ने दिया, उसके अलावा नैर ने दिया, रिलायबल रिपर्टरी ने दिया, एलेंस में मैंने पढ़ा, बोनी हाशिम में मैंने इसके बारे में पढ़ा। अब मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी, या ये कह लें कि आसान बात ये लगी, कि इन सब के अंदर जो मेडिसिन थी और उन सब का जो रूब्रिक्स से सब रूब्रिक्स थे वो तकरीबन सबके एक जैसे थे। तो हमें कोई निबलिंग के लिए इतनी ज़्यादा वैरायटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो मैंने 5-7 मेडिसिन को ही स्टडी किया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अच्छा, निबलिंग जो है वो ये पैटर्न होता है और पेशेंट को हमने इसमें कैसे डील करना है। अब वो 5-7 मेडिसिन में मुझे थ्यूजा मिल गई, मुझे मैग्नीशियम कार्ब मिल गई, मुझे नेट्रम कार्ब मिल गई, मुझे पेट्रोलियम मिल गया, मुझे मैग्नीशियम म्योर मिल गई, रेस्टॉक्स मिल गई, चाइना मिल गई। अगर एथ्यूज़ा की बात की जाए तो एथ्यूज़ा जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारी स्टमक के लिए एक लीडिंग मेडिसिन मानी जाती है और तकरीबन हर क्लिनिक में मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अगर आपके पास समर एग्रावेशंस आ रहे हैं, जैसे कि अब हमारे यहाँ मौसम स्पेशली लाहौर में और अराउंड द लाहौर शुरू हो चुका है, तो हम जानते हैं कि गर्मी की वजह से मसले मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसमें समर एग्रावेशंस आपको एथ्यूज़ा में मिलेंगे। इसके अलावा जो इसकी बहुत लीडिंग सिम्टम है वो ये होती है, स्पेशली इसके स्टमक फैक्टर की, अगर स्टमक चैप्टर की बात करूँ तो इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क होता है। ये दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अच्छा, अब जैसे ही ये दूध पी लेता है, बिफोर ये पी लेता है तो वो वॉमिट करेगा। वॉमिट करेगा तो वो वॉमिट बड़े कर्ड्स की फॉर्म में होंगे। कर्ड्स मीन जैसे कि आप नहीं समझ रहे कि पूरा पूरा दूध का वो वो जो मैस है वो बाहर निकल आएगा। अच्छा, अब जब वो वॉमिट कर लेगा तो उसके बाद उसको भूख एहसास का एहसास होगा। अब भूख के एहसास के बाद वो खाना खाएगा। खाना खाने के बाद दोबारा से वही रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। खाना खाने के और रिगर्जिटेशन के दरमियान सिर्फ आधा घंटे या आधे 40 मिनट का वक्फा हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। अब रिगर्जिटेशन होगी तो जाहिर है इसको दोबारा से वॉलेंट वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वॉमिटिंग इतनी सवेयर होती है कि जब वो खाने को देखता भी है तो उसको वॉमिटिंग या नौजिया जैसी फीलिंग का एहसास होगा। उसके अब इन सब चीज़ों की वजह से जाहिर है उसका जो मैदा है उसके अंदर पेनफुल कंट्रैक्शंस आएंगे, उसके मैदे में दर्द होगा और उसके साथ साथ उसको पसीना बहुत आएगा और कमज़ोरी का एहसास होगा। तो ये पूरा एक पैटर्न है। अगर आप देखें तो कहाँ हमने दूध पिलाया, दूध पीने के बाद उसके साथ वॉमिटिंग हुई, उसके बाद भूख लगी, दोबारा से उसने कुछ खाया, वही खाना वापस चला गया, वापस आ गया, रिगर्जिटेशन स्टार्ट होगी, नोजिया फीलिंग हो गई, वही फिर उससे स्टमक पेन करेगा, स्वेटिंग होगी, कमज़ोरी होगी। तो ये सब एक पैटर्न पे चल रहा है।
अच्छा, उसके बाद बात करें तो इसी की वजह से इसकी जो नींद है वो भी डेफिनेटली इसके खराब होगी, वो उसको फॉलो करेगा, इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर बात करें चाइना के बारे में, चाइना जो मेडिसिन है ये हमें पता है कि बहुत अच्छी पोलिक्रस रेमेडी है, हमारे हर क्लिनिक में मौजूद होती है। हर होम्योपैथ कभी ना कभी चाइना का इस्तेमाल ज़रूर करवाता है, और चाइना इतनी वास्ट रेमेडी है कि डेफिनेटली अगर मैं रेमेडी की बात करूँ या मेडिसिन की बात करूँ तो मैं इसको सारी को तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सपेक्ट है स्टमक का, उसी के बारे में बात करेंगे, वो भी निबलिंग के हवाले से। अब चाइना का जो पेशेंट होता है वो अपनी जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो भी खाता है उसको डाइजेस्ट तो वो कर नहीं पा रहा, तो डेफिनेटली वो उसको वॉमिट कर देगा। डाइजेशन स्लो होती है, स्लो होने की वजह से ही वो ऐसा कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि जब खाना खा लेगा तो खाने से उसके जो मैदे के अंदर एक एहसास पैदा होगा, वो होगा वजन का, उसे लगेगा जैसे बहुत ज्यादा वजन वहां पड़ा हुआ है। अगर आप चाइना के पेशेंट की बात करें तो जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं उनके अंदर भी आपको ये सिम्टम मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो आपको एक बड़ी अजीब सा एक बड़ी डिफरेंट सी सिम्टम मिलेगी, डार्टिंग पेन्स होंगी उसके हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हमारा वही रीजन होता है जो कि हमारे अम्बिलिकल रीजन के नीचे होता है, यानी हमारा निचला पेट और दरमियान का हिस्सा। इसमें क्रॉस वाइज पेन्स होंगी, यानी कि आपको ऐसे फील होगा कि जैसे दोनों तरफ से पेन्स आ रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इसकी जो भूख है वो डेफिनेटली होगी, बट जब वो कुछ खाएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसको बहुत ज़्यादा गैस होगी, बहुत ज़्यादा बेल्चिंग होगी, खाना जो है वो वापस को आएगा, जिसको हम नोजिया या रिगर्जिटेशन कहते हैं, और खाना खाने के बाद भी इसे कोई रिलीफ नहीं होगा। एज वेल एज इसको जब भी ये फल खाएगा तो इसके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाएंगे, कि जब भी फल खाएगा ये इसकी प्रॉब्लम एग्रावेट करेगी। तो बेसिकली जितने भी फाइबर फ्रूट्स होंगे, विटामिन सी फ्रूट्स होंगे, वो इसको एग्रावेट कर सकते हैं। अगर बात की जाए नेट्रम कार्ब की, तो नेट्रम कार्ब जो है ये एक समर मेडिसिन है, समर के अंदर ही ज़्यादातर इसके पेशेंट्स आते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि जो लोग ओवर हीटेड हो जाते हैं और जब वो घर आकर बहुत ठंडा पानी पीते हैं, और वो ठंडा पानी जो है वो जो जो उनके अंदर सिम्टम्स पैदा करता है वही नेट्रम कार्ब होती है। अब नेट्रम कार्ब जो होता है इसके अंदर बहुत वीक डाइजेशन होती है एज यूजुअल, जो अभी हम पिछले दो मेडिसिन में पढ़ रहे थे, और छोटे से छोटा एरर यानी कि खाने में थोड़ी सी गलती हो गई तो इसका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आगे बात की जाए तो इसके अंदर भी एवर्जन ऑफ मिल्क टू मिल्क पाई जाती है, ये दूध पीना पसंद नहीं करता, खाने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है, इसके मुंह का जायका कड़वा रहता है, ये सब चीज़ें डेफिनेटली जब स्टमक डिस्टर्ब है तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। अगली मेडिसिन है दैट इज द मैग्नीशियम म्योर। मैग्नीशियम म्योर बेसिकली एक लिवर रेमेडी, और लिवर हमें पता है कि हमारे जीआईटी से कनेक्टेड है। अगर जीआईटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो लिवर डिस्टर्ब होगा, लिवर में कोई मसला आ रहा है तो डेफिनेटली वो जीआईटी के बाकी ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करेगा। मैग्नीशियम म्योर के बारे में ये कहते हैं कि इसकी भूख तो बहुत बुरी होती ही होती है, लेकिन जब इसको डकार आते हैं या जो इसको भूख वापस वो खाना वापस आने का एहसास होता है, उसके अंदर एक रोटन स्मेल होती है। रोटन स्मेल वाली सिम्टम अभी तक मुझे किसी भी मैग्नीशियम म्योर के पेशेंट ने दी नहीं, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर कहता है कि मुझे गंदे से डकार आते हैं, वो उसके अल्फाज ये होते हैं। वो इसको अभी तक जो जो लोग मुझे मेरे सामने आए हैं इस बारे में, वो अभी तक मुझे कोई रोटन का सिम्टम नहीं दे सके, या मे बी मैंने उनको डिस्क्राइब ना किया हो, मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई हो, लेकिन बहरहाल मैंने अभी तक इसको नहीं देखा। अगर बात की जाए तो डाइजेस्ट दूध की डाइजेशन की, तो ये लोग भी दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका डाइजेशन भी काफ़ी स्लो होता है। अगली मेडिसिन है दैट इज़ द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारी बहुत अच्छी दवाई है फॉर द सिकनेस के लिए, सिकनेस ऑफ द मोशन के लिए। इसके अलावा जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनकी बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा पेट्रोलियम जो है वो जीआईटी की बहुत अच्छी दवाई है। नॉर्मल कंडीशन में जो लोग बेशक उस स्टेट में नहीं है कि वो मोशन सिकनेस से डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस स्टेट में भी आपके पास ना आए और वैसे ही आ जाएं, तो भी आप उनकी हिस्ट्री के अंदर अगर मोशन सिकनेस मिल रही है, वो ट्रैवल करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो फिर आप पेट्रोलियम के बारे में सोच सकते हैं। अब पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है कि आपको हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न कहते हैं हमारे ये जो खुराक की नाली के अंदर जलन होती है, इसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं। अब इसके अंदर आपको इरेक्टेशंस होते हैं। ये इरेक्टेशंस की बात की जाए तो बड़े शार्प होते हैं, ऐसे एक अजीब सी खट्टी सी स्मेल आती है मुंह के अंदर इसका। इतनी डिस्टेंशन होती है कि उसकी वजह से आपको पेट के अंदर एक स्टमक के अंदर फीलिंग है वो एम्पिटीनेस की फीलिंग आती है। स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू फैट फूड होती है, मीट होती है, बर्ड्स होता है,
गोभी खाने से इसका सिम्टम, ये पेशेंट जो है वर्स कर जाता है। गोभी वाला सिम्टम वैसे मुझे भी अभी तक नहीं मिला, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ। जैसे कि हंगर की बात की जाए तो जैसे स्टूल पास करता है इमीडिएट इसकी भूख स्टार्ट हो जाती है, नोजिया इसके स्टार्ट होता है, और नोजिया के साथ साथ इसके मुंह में पानी भरना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब नोजिया का मतलब ये नहीं है कि नोजिया स्टार्ट हुआ तो वो खाना ऊपर आ रहा है, खाना में भी अभी कहीं पीछे हो, फीलिंग स्टार्ट हुई है रिगर्जिटेशन की, लेकिन मुंह का जो अपना सलाइवा है वही बहुत ज्यादा सडनली बढ़ना शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं रेस्टॉक्स की। तो रेस्टॉक्स एक ऐसी रेमेडी है जो कि हमारे लिए बहुत जगहों पे काम करती है। ये मैंने स्किन पे भी इस्तेमाल करवा के देखी हुई है। मैंने इसको ओबियसली हमारे ये जो जॉइंट्स हैं और पेन्स हैं इस पर भी इस्तेमाल की हुई है। तो रेस्टॉक्स मुझे काफ़ी जगहों पे हेल्प करती है। रेस्टॉक्स की स्टमक की बात की जाए तो इसकी जो भूख है ये किसी भी खाने के लिए तैयार होता है, कुछ भी खाना चाहता है, कुछ भी खा सकता है। और इसकी जो टेस्ट है मुंह का वो काफ़ी कड़वा रहता है। नोजिया वॉमिटिंग इसके अंदर भी मौजूद है। नोजिया वॉमिटिंग की वजह से इसको चक्कर भी आते हैं, पेट इसका ब्लोटेड रहता है और इसको डिज़ायर फॉर मिल्क होती है। अगर आप देखें जितनी मेडिसिन का मैंने अभी तक जिक्र किया उनमें जहाँ जहाँ दूध का जिक्र आया वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब वो पीता भी नहीं है। अगर पीता है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इससे डिजायर फॉर मिल्क होता है, ये पीना चाहता है, ये मांगता है, वो नहीं मांग रहे। इनमें ये एक मेजर डिफरेंस है। ग्रेट थर्स्ट होती है, मुंह इसका खुश्क रहता है, गला इसका खुश्क रहता है। अगर आप बात करें इसके स्टमक की तो इसको लगता है कि मेरे स्टमक के अंदर किसी ने प्रेशर डाल दिया है, कोई पत्थर डाल दिया है। तो खाना खाने के बाद इसको ड्रोजीनेस फील होता है, कमजोरी का एहसास होता है, नकाहत का एहसास होता है। तो ये सब कुछ जो है ये मैंने वो अपनी जो नीबलिंग की इन्वेस्टिगेशन की, ये उसके अंदर मैंने देखा। तो जब मैंने इस पेशेंट को ये अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद मैंने इसमें से एक मेडिसिन दी, इस उस मेडिसिन ने एक उस सिम्टम को फिलहाल के लिए काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। ये पेशेंट अभी मेरे अंडर ट्रीटमेंट है, इसलिए इसके फर्दर केस को डिस्कस करना इतना मुनासिब नहीं है। इसको हम लेटर ऑन कभी डिस्कस करेंगे, बट इससे इफेक्ट ज़रूर मिला है। तो जज़ाकल्लाह।